रियल एस्टेट की फ्रॉड भी बड़े होते हैं लोगों के साथ, उसके भी कुछ आपको बता दूं। और ट्रस्ट का वर्ड बड़ा आपको इस्तेमाल करते हैं लोग। इतबार कर लो भाई, ट्रस्ट गिफ्ट नहीं किया जाता, ट्रस्ट अर्न किया जाता है। मैं क्यों इतबार करूं आप पे, क्यों करूं, किस बात पे करूं भाई? अगर आपकी मेरी आज डील हो जाती है तो शायद थोड़ा सा ट्रस्ट अगली साल बेहतर हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम क्यों करूं मैं आप पे ट्रस्ट? मसला एक बंदा, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बिजली जो सी कटी हुई थी, तो बाद में बिजली के कनेक्शन के लिए गया, तो जब बिजली वालों ने बताया कि जी इसके ऊपर तो 9 लाख रुपए के ड्यूज हैं, इस पर तो लग ही नहीं सकता। रियल एस्टेट की फ्रॉड भी बड़े होते हैं लोगों के साथ, उसके भी कुछ आपको बता दूं। देखें, ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर फ्रॉड होते हैं, लोग आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, मत करिएगा। फेक रजिस्ट्री पेपर्स होते हैं, उससे बचिएगा। सेल ऑफ वन लैंड कई के लोगों को बेचा होता है, उससे आप बचिए। ये आप उसे आगाह करने वाली बातें, जो करने वाली आगे आएंगे कि ये हो रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ अनमार्क्ड प्लॉट आपको कोई और दिखाया, बाद में कह दिया हो वो तो अवेलेबल नहीं है। बाद में आपने धक्के खाने शुरू किए, जब आपको उम्मीद खत्म हो गई, लगा कि पैसे डूब गए हैं, फिर आपको उम्मीद की गिरन दी, नहीं वो थे पीछे गए, वो ले लो। फिर आपने तंग आके चल यार वो ही दे दे। इतने आपके जूते तोड़वाओ, इतने चक्कर लगवाओ कि आपको जो भी पकड़ाएं आप ले लें। लो कॉस्ट बंगला एडवर्टाइज हो जाएगा कि यदि मालिक है बस जल्दी से बेचे, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है, जुए में हार गया, उसको ये कर ले। तो वो होता क्या है, जो अंदर ही टेनेंट होता है, जिसने ऑलरेडी कब्जा किया होता है, वही मालिक मान के आपसे सौदा कर लेता है, बयाना पकड़ लेता है। बाद में पता चलता है कि जनाब उस पर तो केस हुआ हुआ है। तो हिडन चार्जेस आपको नहीं बताया जाते बाज दफा। रेंटिंग अनसीन प्रॉपर्टी, आपने बाय कर ली है, रेंट कर दिया, आपने देखा ही नहीं, आपको किसी ट्रस्ट वर्दी मैन ने किसी ओ जी बड़ी सस्ती मिलती, मेरे तो एतबार कर लो, बस ऐ कर लो तो कर लो। अक्सर का बुकिंग हो जाती है, रियल एस्टेट ऑफिस नहीं होते, स्पेशली जो बेचारे जो बाहर के सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो शिकायत हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो यही है कि वो बेचारे नेट पे फंस गए। अब वो तो नहीं आ सकते, तो नेट के ऊपर कई चीजें उन्होंने बेच बिचा दी, बाद में वेबसाइटें भी बंद हो गई, दफ्तर भी कोई नहीं है, वो बेच बाज के निकल गए। फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाद में रजिस्ट्रियां फेक बन जाती हैं, सब कुछ बना होता है। कुछ ना कुछ सेलर ऐसा है जो कंडीशन रख देता है कि जी मुझे आप पहले 50 लाख रुपए एडवांस दें, फिर मैं आपको कागज दूंगा। कभी ना दें टोकन, कभी 1 लाख से ज्यादा ना दें, पहले कागज देखें, उसे कहें मुझे फर्द पकड़ाओ, मुझे ट्रांसफर लेटर पकड़ाओ, फिर अगली बात बाद में करेंगे, बयाना बाद में करेंगे, पहले टोकन। फॉल्स लिस्टिंग की होती है, अक्सर कहा ये प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी तस्वीरें 2-3 ऊपर बदल देते हैं, 6 जगह पे डॉक्यूमेंट लिस्ट हुई हुई है, एक ही प्रॉपर्टी 4 करोड़, 4 करोड़ 10 लाख, 425, 430, नीचे एक बंदा लिखता है 385। आप समझते हैं यार ऐसा सस्ती मिलती पड़ी है, खाती कॉल करते, जबकि वो पता चलता है वो एक ही प्रॉपर्टी के 6 बंदों ने इसको 385 का बेचने के लिए वो रेट लगाए हुए, एक ही प्रॉपर्टी 15 जगह पे ऐड की डाली हुई है, सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, आपकी परसेप्शन बदलने के लिए कि जिस इलाके में प्रॉपर्टी 4.25 की है, तो जब आप 4.25 पे माइंड बना लेंगे तो आपको 385 की नजर आएगी, आपके यहाँ बड़ी सस्ती लगती पई। तो दिस इज व्हाट दे डू। सो प्रिकॉशंस करें, मार्केट को स्टडी करें, अपना इन्वेस्ट टाइम करें, मनी करने से पहले भाई थोड़े पैसे किसी को दे दो, थोड़े आपको किसी को प्रोफेशनल को हायर कर लें, वो आपकी जिंदगी आसान कर देगा। चेक द स्टेटस ऑफ योर फ्यूचर अपार्टमेंट बाय आस्किंग फॉर द रजिस्ट्री, अपनी जगहों की रजिस्ट्री मांगें, ट्रांसफर लेटर मांगें, इन्वेस्टिगेट करें रियल एस्टेट एजेंसी को। ट्रस्ट का वर्ड बड़ा आपको इस्तेमाल करते हैं लोग, इतबार कर लो भाई, ट्रस्ट गिफ्ट नहीं किया जाता, ट्रस्ट अर्न किया जाता है। मैं क्यों इतबार करूं आप पे, क्यों करूं, किस बात पे करूं भाई? अगर आपकी मेरी आज डील हो जाती है तो शायद थोड़ा सा ट्रस्ट अगली साल बेहतर हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम क्यों करूं मैं आप पे ट्रस्ट? तो वो आपसे अक्सर कहा लाख रुपया दे ना सर, मेरे से भरोसा करो, मैं उन्हें आके दसना भाई आपने लाख देना तो उसे साइन करवाएं, तुम लाख लेके जा रहे, किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेके जा रहे। तो ये अक्सर कहा मैं वर्ड यूज करता हूं, ट्रस्ट। व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, फॉर व्हाट? मेक श्योर लैंड इज रजिस्टर्ड एंड नॉट ऑक्युपाइड। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो मेक श्योर के जी उसको रजिस्टर करवाएं अपने नाम पे,
कैश ट्रांजैक्शंस को रोकें। मैंने एक प्रॉपर्टी एबटाबाद में छोड़ी है सिर्फ इसी वजह से। ओ जी मैं मुंशी हूँ, मेरे नाम पावर ऑफ अटर्नी है, मालिक बाहर बैठा हुआ है, वो मेरे बगैर, मैं तो उनके बचपन का 3 नस्लों से हूँ, मेरे बगैर वो करते नहीं है, ये बात करें मालिक से, वो आपको यही कहेगा, जो ये कहेगा वही करेगा। मैं कहा ठीक है, तेरा एफिडेविट है, एफिडेविट ये कहता है कि यू कैन कलेक्ट द मनी ऑन देयर बिहाफ। ये नहीं कहता कि आई शुड गिव यू देयर मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रॉपर्टी उनके नाम है, मैं उनके नाम का चेक तुझे पकड़ा सकता हूं इस एफिडेविट की वजह से, पैसा कैश में तुझे नहीं दूंगा। हमें तो एफिडेविट को पढ़ना नहीं आता, वो जो एफिडेविट है मैं उन्हें पैसे दे देते, या उसको नाम, उसके नाम का चेक भी दे दिया। उसके नाम का चेक कैसे दे दिया आपने? एफिडेविट ये नहीं कहते कि आप उसके नाम का चेक दे दें और मालिक के नाम का, वो ये कहता है कि मालिक के नाम का मैंने अपना मुकर्रर किया है एक आदमी जो मेरे बिहाफ पे डील कर सकता है। फाइन, इसने आपके बिहाफ पे डील की, एग्री कर लिया, मालिक आप हैं, पेमेंट में आपके नाम का पी ऑर्डर बना के इसके हवाले कर देता हूं, ये एफिडेविट है। ये एफिडेविट नहीं है भाई। अगर तू इतना ही मामा है, तेरे पे इतना ही ट्रस्ट करते हैं वो, तो भाई उनसे कह प्रॉपर्टी अपने नाम कर, तेरे नाम करते हैं, फिर मैं तुझे पैसे दे देता हूं। तो इसी वजह से ही वाज प्लेइंग गेम्स। को जी मैं तो जी मेरे सिर से गल करो ना जी, मैं कहा जी जो मर्जी गल कर लो तुसी, मैं बिल्कुल मानता हूं तेरे एफिडेविट को, मैंने चेक भी करा लिया कोर्ट से, सही एफिडेविट है, लेकिन माय डियर इसके मुताबिक चेक उसी के नाम का बनेगा जिसका टाइटल है। आई एग्री। तू उनके नाम पे ट्रांसफर कर दे, तू उनके नाम पे कागज साइन कर दे, चेक उसी के नाम का होगा। तो अगर तेरे पे इतना ही भरोसा है तो अपने नाम करवा ले जाके पहले। तो वही हुआ, भागा, फिर वो गायब भी हो गया, फोन ही बंद हो गया उसका। ये इस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर का हर चीज लिख के करें, स्ट्रेट तरीके से करें, खड़का के करें, कैश पे ना करें, लिखवा के करें। और कभी भी, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने ये 8 प्लॉट खरीदा हुआ है कोने वाला, वो ये जून से पहले 3 महीने खप गया, उसने आपको प्लॉट बेचा था, उसका वो जो फाइनल पेमेंट एग्रीमेंट होता है ना वो दे दें, हमारे से गुम गया। पता चला कि वो 3 साल से एफबीआर में केस लड़ रहा है। एफबीआर ने कहीं से वो पकड़ लिया कि उसके अकाउंट में पेमेंट आई है। अब उसके बाद सबूत, एफबीआर ने कहा ये पैसे कहां से आए, उसने घर में चलेंगे डॉक्यूमेंट दो। अब वो उस कागज के ऊपर उसका केस अटका हुआ था जिसमें उसको लाखों रुपया जुर्माना और कैद हो सकती थी, और वो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने दिया, और उसे कहते हैं फाइनल एग्रीमेंट पेमेंट। उस कागज की बेस पे उसकी जान छूटी है। तो कहीं आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए जो आपने रजिस्ट्री या ट्रांसफर कराई है उसके ऊपर डीसी रेट पे पैसे लगे हुए हैं। ले आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी रहे हैं, चेक आपके बैंक से 3 करोड़ का निकले हैं, तो ये चेन पूरी कर लीजिएगा कि जी ये 3 की ली, ये 3 गया, नहीं तो एफबीआई नहीं छोड़ेगा अब आपको। वो जमाने गए आपके पुराने वाले, अच्छे जमाने जो हुआ करते थे। सो इस चेन को पूरा कंप्लीट रखें, नहीं तो बड़े बुरे फंसेंगे। कुछ मस्ट डॉक्यूमेंट, ऑल द अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी, एलडीए किया फलाना है, ओनरशिप एंड सीएनआईसी, मालिक का बगैर मत जाइएगा उसके देखे बगैर। फर्द देखें, अगर ओपन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अब तो फर्द सेंटर कंप्यूटराइज बन चुके हैं। सेल डीड देखें, अगर ट्रांसफर लेटर, अगर सोसाइटियां कोई, ड्राइंग्स और प्लान अप्रूवल करो देखें, हुई हैं। आपके पास एनओसी आकर, आपको पता है पिछले साल से एक नई चीज आ चुकी है, एनओसी एक्साइज से मिलता है, जिसके ऊपर पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स तो नहीं लगा हुआ, और उसके बगैर प्रॉपर्टीज ना बेच सकते हैं ना आप खरीद सकते हैं। एनओसी लेकर आए। एनओसी का मतलब इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड है, और वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले देते हैं।
तो वो एनओसी के बगैर डील ना कीजिएगा। आगे चलें, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, मसलन एक बंदा उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बिजली जो सी कटी हुई थी, तो जब बाद में बिजली के कनेक्शन के लिए गया, तो जब बिजली वालों ने बताया कि जी इसके ऊपर तो 9 लाख रुपए के ड्यूज हैं, इस पर तो लग ही नहीं सकता मेरे बिल। पता क्या जी 9 लाख रुपया, मीटर काट देता सी क्या हो जाए। पता चला वो छोटे से कमरे के अंदर उसने कोई वो लगाया हुआ था प्लांट सा, तो वो 9 लाख रुपया लगा के कच्ची बिल्डिंग में वो भाग गया हुआ था। अब वो 9 लाख रुपया दिया उसने वापडा को, तो उसका मीटर लगा। तो मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसी कोई यूटिलिटी बिल वगैरह पेड हो या कोई निशान नजर ना आ रहे हो यहाँ पे कभी कनेक्शन लगा है। टैक्स चालान और रिसीट पूरी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर काल हम इतने कैजुअल होते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम पैसे भी पे कर देते हैं टैक्स, लेकिन चालान भी नहीं रखते, क्योंकि हम कहते हैं अब लोगों की सोच ये ना, अब मैं अक्सर अभी भी 90% लोगों को देखता हूं कि ये जो मेरे आगे टोल पे बंदा खड़ा है ना, उसने ऐसे पर्ची पकड़ता है, ऐसे फेंक देता है। मुझे पक्का पता चल जाता है कि या तो ये तनख्वाहदार है, तो या ये टैक्स फाइलर नहीं है। मैं टैक्स फाइलर हूं ना, मैं वो 45 रुपए की पर्ची भी संभालता हूं। और यहीं से आपके एटीट्यूड का बात, और यही अगर एटीट्यूड आपका है इस चीज के ऊपर कि आपने घर खरीदा, छलांगे मारते वापस आ गए, टैक्स भी दिए, बाद में क्लेम करके जोगे भी नहीं, आपके पास चालान फॉर्म भी नहीं है, तो भाई अगर आपने टैक्स दिया उसके चालान फॉर्म वापस लें, उसकी रिसीप्ट लें पेड के, जनाब मैंने ये टैक्स टीएमए का दिया है, ये मैंने फलाने का दिया है, ये मैंने इसका टैक्स दिया है, ये मैंने एडवांस इनकम टैक्स दिया है, फिर उसको क्लेम करें कि ये एफबीआई की तरह मेरा इतना एडवांस टैक्स पड़ा हुआ है। सो ये मेक श्योर दैट यू डोंट इस तरह की गलतियां ना करें। पीओ परचेज ऑर्डर के बगैर, पे ऑर्डर के बगैर कोई पेमेंट ना करें, कोई कैश में कोई चेक में ना करें, स्पेशली क्योंकि अक्सर अब इनकार कर दिया, एफबीआई मानता ही नहीं है। पहले मान लेते थे कैश ट्रांजैक्शंस को भी, बैंक से निकले हुए कैश को भी, अब नहीं मानते। प्रॉपर्टी की जो आपकी वो प्रॉपर्टी जिसे नॉन रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो जिसमें आपकी रियल एस्टेट आती है, वो कहते हैं इसकी जितनी पेमेंट परचेज और सेल होगी बैंक के थ्रू होगी, तो नहीं तो आप गए, वो आपसे कहेंगे जनाब ये ली कहां से आपने, जमा तो कोई भी करा सकता है ना पैसे बैंक में, वो बैंक से ले भी सकता है। आप वो कहते हैं हम वही बात मानेंगे जो बैंक के थ्रू जाएगी, तो बैंक के थ्रू फिर पे ऑर्डर ये भाई, पे ऑर्डर ये कि आपने अपने बैंक को ही कहा कि भाई इस बंदे के नाम का पे ऑर्डर बना दो, तो वो टैली हो गया ना, यहां से 2 करोड़ रुपया निकाला उसने, आपका पे ऑर्डर बना दिया, तो उसके अंदर डिटेल भी आ गई, फलाने बंदे के नाम इस आईडी कार्ड के नाम दिया, वही आईडी कार्ड उस फलाने बंदे का नाम मालिक में लिखा हुआ है फाइनल पेमेंट एग्रीमेंट में। तो मैंने जो घर लिया, मैंने वकील से बात करी पहले की, उसने कहा जी मैं तो इस तरह का नहीं, मैं चल गया तो रहने दे। मैंने खुद निकाल के 5 पेमेंट्स खुद लिखी हैं उसके अंदर, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिकी था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी जिससे मैं ले रहा हूं वो बंदा और है, और आधी पेमेंट इसको, मैंने उसका नाम कॉन्ट्रैक्टर रखा। मैं जिससे खरीद रहा हूं, अब वो बंदा मुझे कह रहा है मुझे आप 3 चेक दे दें, जो 2 उसने मालिक को देने हैं, मालिक 2 चेक मांग रहा है इसलिए कि उसने 2 बैंकों में जमा कराने हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जबकि मालिक 2 हैं, मां और बेटा, चेक एक बंदा ले रहा है सिर्फ बेटा, तो कल को झगड़ा पड़ जाएगा, मां की कि मुझे तो आपने दिए कुछ नहीं, तो मैंने मां का भी नाम डलवाया उसके अंदर, पैसे उसको कोई नहीं दिए, लेकिन मां के नाम के अंगूठा साइन जरूर करवाया। तो पहला चेक इतने का बेटे के नाम, दूसरा चेक इतने का बेटे के नाम, तीसरा चेक इतने का कॉन्ट्रैक्टर के नाम जिससे मैंने खरीदा, जिसने उससे टोकन में लिया हुआ था, ताकि अमाउंट पूरी होनी चाहिए, 1 रुपए का फर्क भी ना हो। 93,385 रुपए एडवांस कैश, और वो सेपरेट 93,385 रुपए का उसी दिन बैंक से कैश लिया है
और उसको पे किया है, एक एक रुपया पूरा किया है। दिस इज कॉल्ड, ये तो कहते हैं रिकंसिलिएशन। लग पता जाता है जब साल के बाद रिकंसिलिएशन पे आएंगे ना, कल को फंस गए ना FBR में, लग पता जाएगा फिर आपको आपके साथ होता क्या है। एसेट बियॉन्ड मीन्स में जब फंसेंगे ना, आपको पता कैदे कितनी बढ़ गई भाई। अगर आपने उनसे उन्होंने एक नोटिस भेजना है आपको कि जनाब ये पेमेंट आपके बैंक से गई है, क्योंकि आप रिकॉर्ड सारा टैली जुड़ गया है ना, तो आप ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका उनका सबूत नहीं मिलता कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, आपके नाम का टैक्स जमा हो गया और आपने कहीं डाला नहीं, आपके बैंक से निकला नहीं, साथ ही उन्होंने आपको नोटिस भेज देना कि इसकी सफाई पेश कर दे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भुगते। और तीसरी पेशी के ऊपर आपके ऊपर जनाब मुकदमा तो सख्त हो गए, बहुत सख्ती है। इसलिए प्लीज इन चीजों के बारे में किसी किस्म की कोई गलती ना कीजिए। एंड फाइनली फुल पेमेंट एग्रीमेंट जो मैंने आपको भी बताया। सो ये था जनाब अली